مشیر احتساب उनसे खुफिया मुलाकातें करते हैं और बाद में जो सेटलमेंट होती है उसमें भी उनका मरकज़ी किरदार होता है। अगर ये किसी और की हुकूमत ने किया होता तो तहरीक इंसाफ ने उसके साथ क्या किया होता। इसके अलावा शहजाद अकबर ने गुज़िश्ता रोज़ दावा किया कि 28 मई को उनके भाई को एलानिया तौर पर पुलिस और रेंजर्स लेकर गई। फिर 3 जून को अता तारड़ ने इकरार किया कि शहजाद अकबर के भाई ज़ेर हिरासत हैं, मगर पुलिस, वज़ारत दिफा और वज़ारत दाखिला ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शहजाद अकबर के भाई मुराद अकबर उनकी कस्टडी में नहीं है। ये बहुत अहम बात है, हुकूमत को उसका जवाब देना चाहिए क्योंकि 1.5 माह हो गए हैं और शहजाद अकबर के भाई का कुछ पता नहीं चल सका है। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 जून को होने वाली समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में लिखा था कि DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद, वज़ारत दाखिला, वज़ारत दिफा के नुमाइंदे और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद पेश हुए और कहा कि वो मुराद अकबर की बाजियाबी के लिए मामले की तहकीकात कर रहे हैं। मुराद अकबर के बेटे की मुद्दत में FIR भी दर्ज की जा चुकी है। DIG ने अदालत को बताया कि पुलिस, CTD और रेंजर्स का कोई अहलकार इस वाक़े में मुलविस नहीं है। इससे पहले 3 जून को इस्लामाबाद पुलिस ने मुराद अकबर की गुमशुदगी की FIR दर्ज की थी, जिसके मुताबिक 28 मई को रात 1:10 पर 20 से 25 अफराद जिन्होंने पुलिस, ATC और रेंजर्स का यूनिफॉर्म पहना हुआ था वो मुराद अकबर को साथ ले गए। फिर 6 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह मामला चीफ जस्टिस को भेज दिया कि वो मुराद अकबर की गुमशुदगी का मामला डिवीजन बेंच को भेज दें क्योंकि वो इस तरह के केसेस को पहले से सुन रहा है। साथ ही अदालत ने तफ्तीशी अफसर को हिदायत की कि वो इस मामले की कानून के मुताबिक तहकीकात जारी रखें। आम बात यह है कि 3 जून को वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारड़ ने इतराफ़ किया था कि शहजाद अकबर के भाई ज़ेर हिरासत हैं और वो कह रहे हैं कि मेरे भाई यानी शहजाद अकबर को बुलाएं। काबीना में बंद लिफाफा आता है और शहजाद अकबर साहब, जिनको मैं दावत देना चाहता हूं कि पाकिस्तान तशरीफ लाएं, उनके भाई ज़ेर हिरासत हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि मेरे भाई शहजाद अकबर को बुलाओ, आप आएँ, घर का खाना, अद्वियात, बाकी तमाम सहूलियात आप अपने हाथ से आके अपने भाई को पेश करें। कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं है, कोई किसी किस्म की ममानियत नहीं है, तमाम तर सहूलियात दी जाएंगी बशर्ते कि आप पाकिस्तान वापस आएँ और आके अपने भाई की देखभाल करें। इस हवाले से हमने अता तारड़ से पूछा कि शहजाद अकबर के भाई कहाँ हैं, क्योंकि आपने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी हिरासत का दावा किया था, मगर कानून नाफिज करने वाले इदारे कुछ और दावा कर रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने खबरों में सुनकर ये बात की थी, वो कहाँ पर हैं मुझे इस बारे में मालूम नहीं है। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि हुकूमती वज़रा पहले बड़े बड़े दावे करते हैं, फिर लाइल्मी का इजहार करते हैं। लाजमी है कि शहजाद अकबर के भाई को रिहा किया जाए या फिर अदालत के सामने पेश किया जाए। मुल्क में आम इंतखाबात कब होंगे, इस हवाले से बहस जारी है और आज वज़ीर आज़म ने इस बहस को एक फैसला कुन मोड़ दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वादे कर दिया है कि हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को पूरी हो जाएगी। इलेक्शन अक्टूबर-नवंबर में जब भी होंगे, इलेक्शन कमीशन इसका ऐलान करेगा। मुल्क में 2 सवालों पर बहस जारी थी कि क्या हुकूमत असेंबलियों की मुद्दत बढ़ाने के लिए आईनी जवाज़ तलाश कर रही है, और अगर असेंबलियाँ अगस्त में तहलील होंगी तो मुद्दत पूरी करके तहलील होंगी या वक्त से 1-2 दिन पहले तहलील होंगी। उनमें से एक सवाल का जवाब आज वज़ीर आज़म ने दे दिया है कि हुकूमत असेंबलियों की मुद्दत बढ़ाने का नहीं सोच रही है, लेकिन दूसरा सवाल अब भी बरकरार है कि असेंबलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करके तहलील होंगी या फिर वक्त से पहले तोड़ दी जाएंगी। क्योंकि अगर असेंबलियाँ मुद्दत पूरी करती हैं तो इंतखाबात उसके बाद 60 दिन के अंदर होंगे, और अगर असेंबलियाँ वक्त से पहले तोड़ दी जाती हैं तो इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे। यानी अगर कौमी असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करती है तो इंतखाबात अक्टूबर में होंगे, और वक्त से पहले तोड़ दी जाती है तो इलेक्शन नवंबर तक जा सकते हैं। वज़ीर आज़म ने आज अक्टूबर के साथ साथ नवंबर की बात करके इशारा दिया है कि ये ऑप्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हुकूमत ने 13 अगस्त को मुद्दत पूरी करनी है। राना सनाउल्लाह 11 अगस्त को असेंबलियाँ तहलील करने का इशारा दे चुके हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर नवीद खबर के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को 8 अगस्त को तमाम असेंबलियाँ तहलील करने की तजवीज़ दी है। एक तरफ जहाँ इंतखाबात के वक्त से मुताल्लिक बहस जारी है, हुकूमत खामोशी से इंतखाबी इस्लाहात पर भी काम कर रही है, और पार्लियामेंट की इंतखाबी इस्लाहात कमेटी ने गुज़िश्ता रोज़ और आज 2 इन कैमरा इजलास किए हैं, जिनमें तहरीक इंसाफ के नुमाइंदा सेनेटर अली ज़फ़र ने शिरकत नहीं की है। ज़राए के मुताबिक इंतखाबी इस्लाहात कमेटी ने इंतखाबात से मुताल्लिक 73 तजावीज़ पर गौर किया है। इसके अलावा एक तरफ जहाँ हुकूमती इत्तेहाद के अंदर भी इख्तिलाफात की खबरें आ रही हैं, मौलाना फजलुर रहमान इस सारे मामला से खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, तो वहीं तहरीक इंसाफ के अंदर भी टूट फूट का अमल जारी है। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के साबिक सदर और खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक ने 9 मई के बाद पार्टी ओहदा छोड़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद ये खबरें आती रहीं कि वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जा सकते हैं या अपना कोई अलग ग्रुप बना सकते हैं। इसी दौरान उन्हें तहरीक इंसाफ की तरफ से शो कॉज देकर इन इल्ज़ामात पर वजाहत मांगी गई कि वो पार्टी अरकान से राब्ते करके उन्हें पार्टी छोड़ने पर उकसा रहे हैं। 21 जून को परवेज़ खटक को शो कॉज नोटिस जारी किया गया, जिसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और आज उनकी तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनियत ही ख़त्म कर दी गई है। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। जीना साफी सरकार सलीम साफी साहब हमारे साथ मौजूद। साफी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साफी साहब, हुकूमत ऐलान भी करती है कि जी हम भी मुद्दत पूरी करेंगे, इंतखाबात भी अपने वक्त पर होंगे, फिर इख्तिलाफात की खबरें भी सामने आती हैं, मौलाना फजलुर रहमान के इख्तिलाफात की खबरें भी सामने आ रही हैं। क्या हो रहा है? क्या एक दूसरे पर एतमाद नहीं कर पा रहे हैं, या इलेक्शन के हवाले से इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट पर इन्हें एतमाद नहीं है कि हम जाएंगे तो इंतखाबात वक्त पर होंगे या नहीं होंगे?
نہیں شاذیب، ایک تو یہ کہ یہ اب تقریباً طے نظر آتا ہے کہ جب انتخابات ہوں گے تو اس میں مقابلہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ہوگا اور یا باقی جماعتوں کا ہوگا، اور پی ٹی آئی میدان میں نہیں ہوگی. تو ظاہری بات ہے کہ یہ ماضی میں بھی حریف جماعتیں تھیں اور اب مستقبل میں بھی حریف بننے جا رہی ہیں. لیکن ایک نقطے پہ ان سب کا اتفاق درپردہ ہو چکا ہے، اور وہ یہ کہ اسمبلی کو وقت سے پہلے تحلیل کر دیا جائے گا تاکہ انتخابات کے لیے 60 کی بجائے ان کے پاس 90 دن کا ٹائم ہو. انتخابات کے بعد مگر کیا اس بات میں ابھی بھی شک ہے حکومتی اتحاد کو کہ پتہ نہیں 90 دن میں بھی انتخابات ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے، یا اداروں نے بھی طے کیا ہوا ہے کہ جو صورتحال ہے اس میں وقت پر ہی انتخابات کرانے؟ دیکھیں، پہلے حال تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی یہی سگنلز مل رہے ہیں کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ وقت پر انتخابات ہو، اور جس چیز کا خطرہ موجودہ حکمران ٹولہ بھی اور یا اسٹیبلشمنٹ بھی محسوس کر رہی تھی، تو ظاہر ہے کہ وہ خطرہ نومبر میں ختم ہو چکا ہوگا. اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کس خطرے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. تو اس لحاظ سے تو نومبر میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی انتخابات میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، اور ایک لحاظ سے آئین کا تقاضا بھی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ چیز بھی ہے کہ اب حکومت نے نئی قانون سازی کر کے الیکشن کا اختیار وہ الیکشن کمیشن کو دے دیا ہے، تو وہ الیکشن کمیشن کی مرضی پہ منحصر ہوگا. اور دوسرا، اگر کچھ جماعتوں نے سینسس کو بڑا ایشو نہ بنایا تو میرے خیال میں پھر انتخابات ہو جائیں گے، لیکن اگر کچھ جماعتوں کی طرف سے مردم شماری کو بڑا ایشو بنا دیا گیا تو پھر انتخابات میں تاخیر ہو سکتی ہے. صاحب، مگر پھر مولانا فضل الرحمان کی ناراضگی کی کیا وجوہات ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کی ناراضگی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بظاہر اب ایک تو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کہتے ہیں کہ دبئی کی میٹنگ میں مجھے اعتماد میں نہیں لیا گیا. تو دبئی کی میٹنگ کو تو آج 10-12 دن ہو گئے ہیں، تو پہلے دن انہوں نے کیوں اعتراض نہیں کیا، دوسرے دن کیوں نہیں کیا، 8 دن بعد کیوں نہیں کیا، اب انہوں نے کیوں کیا. دوسرا، وہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہونے کے ناطے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اعتماد میں لینا ضروری تھا. تو پی ڈی ایم تو میرے خیال میں عملاً کب کا ختم ہو چکا ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کی بانی جماعت پیپلز پارٹی تھی، اور پیپلز پارٹی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کے بعد وہ اور اے این پی ان سے نکل چکی تھی. پھر بہرحال یہ حکومت کی تبدیلی کے وقت تک مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون نے اس کو زندہ رکھا، لیکن جب حکومت سازی کا وقت آیا تو خود مولانا صاحب نے عملاً پی ڈی ایم کو ختم کر دیا، کیونکہ یہ بہت بڑا فیصلہ تھا کہ ہمیں حکومت بنانی چاہیے یا کہ نہیں، اسمبلیاں تحلیل کرنی چاہیے. تو اس میں مولانا صاحب نے، آفتاب شیرپاؤ سینئر نائب صدر تھے، ان سے کوئی مشورہ نہیں کیا. شاہ اویس نورانی صاحب ایک اور جماعت کے سربراہ تھے، ان سے مشورہ نہیں کیا. مثلا یہ بڑا فیصلہ کہ حکومت ہمیں بنانی چاہیے یا نہیں بنانی چاہیے، نہ اس سے پہلے انہوں نے کوئی سربراہی اجلاس بلایا. اپنے لیے انہوں نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے بڑی ٹف بارگیننگ کی اور استحقاق سے زیادہ لے لیا. لیکن جو سینئر نائب صدر تھے شیرپاؤ صاحب، ان کو وہ وزیر اعظم کے حلف برداری کی تقریب میں بھی مدعو نہیں کیے گئے تھے. اسی طرح اے این پی کو بھی مدعو نہیں کیا گیا تھا پیپلز پارٹی کی طرف سے. تو میرے خیال میں تو پی ڈی ایم وہ پہلے کا عملاً ختم ہو چکا ہے، اور جب سے پھر حکومت میں مصروف ہو گئے مولانا صاحب اور باقی جماعتیں، تو پچھلے سال کے دوران اگر آپ کو کوئی پی ڈی ایم کی سرگرمیاں نظر آئی ہوں تو مجھے بتا دیجئے. تو عملاً تو وہ ختم ہے. تو اب وہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہونے کے ناطے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اعتماد میں، تو وہ تو پی ڈی ایم کا بھی اجلاس نہیں تھا.